नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के एक सफ़र पर। एक ऐसा सफ़र जो हमें इसके कमाल के भूगोल और यहाँ बसने वाले लोगों से मिलवाएगा। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ कहाँ हैं? ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली पर जश्न नहीं बल्कि शोक मनाती है? और क्या दक्षिण एशिया में कोई एक्टिव ज्वालामुखी भी है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, भारत। और ये जवाब हमें दिखाते हैं कि ये देश कितने कमाल के विरोधाभासों से भरा है। तो इस विशाल देश को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले इसके आकार और विस्तार को समझना जरूरी है। आज का भारत प्रशासनिक तौर पर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। यही वो ताना बाना है जो इस पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। और यहीं पर देखिए इसकी विशालता का एक और पहलू। एक तरफ है राजस्थान, जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां सोचिए पूरे 75 जिले हैं। चलिए अब अपने सफर की शुरुआत करते हैं भारत के सिर के ताज से। हम बात कर रहे हैं हिमालय की, वो शानदार पर्वत श्रृंखला जो इस पूरे उपमहाद्वीप की पहचान है। ये पहाड़ बने कैसे? दरअसल ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की एक जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। इसी वजह से इन्हें नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये आज भी बढ़ रहे हैं। अब ये जो हिमालय है, ये कोई अकेली दीवार नहीं है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक इसे 3 समानांतर हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और आखिर में बाहरी हिस्सा जिसे शिवालिक कहते हैं। और ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर। जी हाँ, ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो नेपाल और चीन की सीमा पर है। और फिर है 8,611 मीटर। ये ऊंचाई है केटो की। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची। ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ नहीं हैं, ये इंसानी जज्बे की कहानियों के भी गवाह हैं। जैसे बछेंद्री पाल, जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और संतोष यादव, जो दुनिया की एकमात्र महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतह किया। तो चलिए अब हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे भारत के प्राचीन और स्थिर भूवैज्ञानिक दिल से, यानी प्रायद्वीपीय पठार से। यहाँ हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, अवशिष्ट पर्वत। इसका मतलब क्या है? ये वो पहाड़ हैं जो कभी हिमालय जैसे विशाल थे, लेकिन लाखों सालों के मौसम की मार से घिस गए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरावली रेंज, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो देखिए ये कमाल का फर्क। एक तरफ है हिमालय, जो आज भी ऊंचे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है अरावली, जो करोड़ों साल से धीरे धीरे घिस रही हैं। एक जवान तो दूसरा बुजुर्ग। और इस प्रायद्वीप में सिर्फ अरावली ही नहीं है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। फिर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, एक ऐसी अनोखी जगह जहां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। और यहीं पर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनायमुडी। पहाड़ों और पठारों से अब चलते हैं समंदर की ओर। देखते हैं भारत की विशाल तटरेखा, इसके द्वीपों और ज्वालामुखियों को। भारत की कोस्टलाइन यानी तटरेखा 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, और इसमें सबसे लंबा हिस्सा गुजरात का है। सोचिए, इसी तटरेखा ने सदियों से भारत को दुनिया से जोड़ा है। व्यापार, संस्कृति, सब कुछ यहीं से तो पनपा। समंदर में भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक तरफ लक्षद्वीप, जहां 36 द्वीप हैं, तो दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार, जहां 836 द्वीप हैं। कितना बड़ा अंतर है ना? और इन्हीं द्वीपों के बीच में एक हैरान करने वाली चीज भी है, बैरन आइलैंड। यह दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, एक जिंदा जागता सबूत कि जमीन के नीचे की ताकतें आज भी अपना काम कर रही हैं। तो हमने पहाड़ देखे, पठार देखे, समंदर भी देख लिया, पर भारत की कहानी यहाँ के लोगों के बिना अधूरी है। चलिए अब मिलते हैं इस जमीन पर बसने वाले विविध लोगों से।
आमतौर पर रेगिस्तान वीरान होते हैं, है ना? पर राजस्थान का थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। ये दिखाता है कि भारत के सबसे मुश्किल इलाकों में भी जिंदगी और संस्कृति कैसे फलती फूलती है। अब एक और अनोखी बात, हम सब दिवाली रोशनी के त्योहार के तौर पर मनाते हैं, लेकिन हिमालय की तलहटी में रहने वाली थारू जनजाति के लिए ये एक शोक का दिन होता है। एक ही त्योहार, पर संस्कृति की वजह से उसके मायने कितने अलग हो जाते हैं। और अगर हम समय में और पीछे जाना चाहें तो अंडमान द्वीप समूह में जारवा जनजाति रहती है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अलग थलग रहने वाले मानव समूहों में से हैं। इनका होना आज के भारत को हजारों साल पुराने अतीत से सीधे जोड़ता है। ये विविधता हर कोने में दिखती है। मुंडा जनजाति सरहुल का त्योहार मनाती है, जिसमें गांव के देवी देवताओं की पूजा होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों को हम प्यार से सात बहनें कहते हैं, और भील और गोंड जैसी जनजातियां देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादियों में से हैं। ये सब मिलकर भारत की मानवीय तस्वीर को पूरा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एक राष्ट्रीय पहचान कैसे बनती है? शायद यही वो सवाल है जो भारत की कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है।